92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी। और कोविड-19 पैंडेमिक के इस वक्त में फेस टू फेस मुलाकात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए यहाँ बिग स्पॉटलाइट में आपसे मुलाकात करने के लिए हाजिर हूँ। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर अनिल अलहंस हैं, धन्वंतरी हॉस्पिटल मेरठ से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू, नाइस टू बी ऑन योर शो आरजे योगी। बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। व्हाट ऑल आर यू डूइंग दीस डेज? Well, I have been after my training in urology, which was at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute at Lucknow, and I was the third batch there. And this was, I finished my training in urology in 1992, so which was many years ago. So ever since that time, I've been in Meerut. I came back to my hometown, which was Meerut, and have been practicing Meerut में ही urology उसी टाइम से। 93-94 में urology को ज़्यादा लोग समझते नहीं थे। urology स्पेशलिटी डेवलप तो हो चुकी थी इंडिया में, पर नॉर्थ इंडिया में थोड़ी कम थी। एंड जनरली जो जनरल सर्जन्स होते थे वही लोग urology करते थे। बट ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 25-26 साल अब urology की awareness and understanding is much more. And yes, it's been a nice growth over the last 26 years. God has been very kind to me कि मुझे urologist बनाया, और I really love this specialty. I mean, अगर शायद मैं दोबारा कभी डॉक्टर बनूं तो मैं urology choose करूंगा, because I really love urology, and I can't think of myself being anything else. Perfect. So you are the perfect guest for today's talk that we are going to discuss today. तो मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है that is about prostate. So what is basically the prostate is? Well, every male has got a gland, जिसे prostate gland बोलते हैं। ये अखरोट या वॉलनट के साइज का होता है, and this is just मसाना जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट नीचे होता है। एंड ये मेल्स में एक एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तरह इसका फंक्शन होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है जो हम इजैकुलेशन करते हैं फॉर प्रोक्रिएशन। तो उसमें जो फ्लूइड, जो स्पर्म्स होते हैं वो तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वी कांट एक्चुअली सी द स्पर्म्स, बट जो फ्लूइड हमें दिखता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड और एक और ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल, ये मिलके बनाते हैं। और ये फ्लूइड इंपॉर्टेंट होता है उन स्पर्म्स की नरिशमेंट और उनको अपने रास्ते में, जब तक वो अपने गंतव्य पहुंचते हैं, जो एग होता है फीमेल ओवरी में, वहां उस रास्ते में उसको बेसिकली खाना पानी देते हुए उनको वहां तक पहुंचाते हैं। तो अगर प्रोस्टेट नहीं होगा तो हम लोग प्रोक्रिएट नहीं कर पाएंगे और हमारी एब्सोल्युटली। लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि कुछ डिजीज कंडीशंस जो प्रोस्टेट के साथ जुड़ी हुई होती है, वो कॉमन कंडीशंस कौन सी हैं? हाँ, बहुत सारी, आई मीन हर ऑर्गन की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, प्रोस्टेट की बहुत सारी बीमारियां हैं, पर अगर हम कॉमनली देखें तो 3 कॉमन बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी जो यंग में ज्यादा होती है और मिडिल एज में होती है, उसे प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। आइटिस कहीं लग गया तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन प्रोस्टेटाइटिस। और ये इन्फेक्शन हो जाता है और इससे लक्षण काफी, कुछ बीमारी कोई सी भी हो, प्रोस्टेट के लक्षण आइडेंटिकल होते हैं। अभी हम लक्षणों पर आएंगे क्या होते हैं, पर ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है। और अगर ये बड़ा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है कई टाइम, एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। बंदा बिल्कुल ठीक था और सडनली इन्फेक्शन हुआ और 24-36 घंटे में बहुत सीरियस भी हो जाता है। ज्यादातर इन्फेक्शन प्रोस्टेट के लो ग्रेड चलते रहते हैं, बीच में थोड़ा सा बढ़ा और फिर सेटल होता। ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स आर ऑफ, जिसे हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म चलता रहता है, बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अक्यूट प्रोस्टेट बड़ा सीवियर बीमारी हो जाती है, पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है और बिल्कुल बेड रिडन हो जाता है। दूसरी बीमारी जो ऑलमोस्ट हम लोग, अगर ऑल मेल्स अगर हम लोग सब 90 साल तक जिए तो ऑलमोस्ट 80-90% को कभी ना कभी पेशाब की दिक्कत हो ही जाएगी उस एज तक पहुंचने। बहुत कम प्रतिशत होगा जो बिना पेशाब की दिक्कत के जी पाएंगे बियॉन्ड अप टू द एज ऑफ 90। और दिस इज नोन एज बीपीएच और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। ये ग्रोथ होती है प्रोस्टेट की एज रिलेटेड, और ज्यादातर ग्रोथ तो 30-40s में होती है, पर क्यूमुलेट होती रहती है, सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं। तो 70, 50, 60, 70 पर आके वो इफेक्ट करती है। और तीसरी बीमारी जो आजकल बड़ी ट्रेंड होती लगी, क्योंकि ट्रेंड इसलिए कह रहा हूं मैं वर्ड, क्योंकि उसकी अवेयरनेस बढ़ गई है, उसकी डायग्नोसिस बढ़ गई है और उसका इलाज अब अच्छी तरह से होता है, वो है कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट।
तो कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट भी वही 50 से स्टार्ट होती है और 50 से लेकर टिल द एंड ऑफ द लाइफ कभी भी कैंसर प्रोस्टेट हो सकता है। तो ये 3 इन्फेक्शन, enlargement of the prostate, age related and cancer of the prostate, ये 3 कॉमन बीमारी। जी, आपने एक टर्म का जिक्र किया बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, तो मैं चाहूंगा इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, बेसिकली इसका मतलब क्या है? बिनाइन का मतलब होता है जो कैंसरस नहीं है, प्रोस्टेट तो प्रोस्टेट से हो गया, हाइपरप्लेजिया मतलब इनलार्जमेंट। तो ये अगर हम बीपीएच एक एज रिलेटेड फिनोमेना है और हर मेल को जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो जब वो बच्चे से एडोलेसेंस में आता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड डेवलप होता है। उसकी मैक्सिमम ग्रोथ 20, 30, 40s में होती है, फिर वो स्लो होती जाती है पर वो क्यूमुलेट होती रहती है उसकी ग्रोथ। एंड बीपीएच क्या होता है कि बीपीएच एक वर्ड होता है, इसे थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा हूँ, इट इज अ हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम उस प्रोस्टेट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब हम उसके कुछ फीचर होते हैं जिससे हम बीपीएच बोलते हैं। अदरवाइज अगर किसी को लक्षण हो रहे हैं प्रोस्टेट के तो हम लोग बीपीएच का टर्म यूज करना गलत है, उसको प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट बोल सकते हैं कि उसका प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, उसको लक्षण हो रहे हैं। बीपीएच तो एक टिश्यू, जैसे अपने कैंसर कैसे डायग्नोस करते हैं, हमने कैंसर की बायोप्सी ली, उस बायोप्सी में जब माइक्रोस्कोप में देखा उसमें कैंसर के हमें जो फीचर्स होते हैं वो दिखे, उसी प्रकार बीपीएच के भी कुछ फीचर होते हैं। बट जो हम लोग लक्षण होते हैं वो बीपीएच के नहीं होते, वो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के होते हैं। बीपीएच और कैंसर में फर्क ये है कि ये कैंसरस है और ये कैंसरस नहीं है। और ये होता इसलिए क्योंकि एक तो एज होनी चाहिए हमारी, अगर हम यंग होंगे तो हमारा टाइम ही नहीं मिला होगा। सेकेंडली मेल हार्मोन होना चाहिए, तो मेल हार्मोन की प्रेजेंस में और एज के साथ बीपीएच होना इनएविटेबल है, पार्ट ऑफ लाइफ। जी, आपने बताया कि बीपीएच के होने का रीजन क्या है, बेसिकली एज रिलेटेड है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा के साथ और मेल हार्मोन होना चाहिए। मेल हार्मोन, जी। एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि बीपीएच के साथ जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से होंगे? ये सिम्टम्स एक्चुअली जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा था, सिम्टम्स बीपीएच या कैंसर के स्पेसिफिक नहीं होते। प्रोस्टेट इलाज होता है वो कैंसरस के मारे भी हो सकता है, बीपीएच के मारे भी हो सकता है, वो प्रोस्टेट इलाजमेंट के लक्षण होते हैं। ये लक्षण मुख्यतः 2 ग्रुप्स में होते हैं। एक ग्रुप होता है जिसे हम ज्यादा मैकेनिकल बोलते हैं और हमारा जो वर्ड हम लोग आजकल यूज करते हैं ना वॉइडिंग यानी कि पेशाब करना, तो वॉइडिंग सिम्टम्स बोलते हैं। वॉइडिंग सिम्टम्स का मतलब होता है ये रुकावट के सिम्टम्स है, जहाँ जो पेशाब की नली हमारी यूरिनरी ब्लड से चालू होती है वो सबसे शुरू में प्रोस्टेट के बीच में से निकलती है जी। तो जब प्रोस्टेट इलाज होता है वो उसको कंप्रेस करती है, दबाती है, उसके ऊपर अपना इलाज होती है तो उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो वॉइडिंग सिम्टम्स में होता है कि जब पेशाब करना स्टार्ट करता है बंदा तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, इसे हेजिटेंसी बोलते हैं। पेशाब की धार पतली होती है, दूर नहीं गिरती, पास गिरती है, रुक रुक के आती है, पेट से जोर लगाना पड़ता है। तो सारे लक्षण वॉइडिंग लक्षण वो होते हैं जिसमें हमें रुकावट हो रही है और हमें पेशाब जिस स्पीड से या जिस तेजी से होता है वो नहीं हो पा रहा। दूसरा ग्रुप होता है जिसे हम स्टोरेज लक्षण बोलते हैं। जब भी पेशाब की दिक्कत होती है कुछ तो प्रोस्टेट का असर होता है, कुछ यूरिनरी ब्लैडर का भी असर होता है और ये इन दोनों की जुगलबंदी होती है, प्रोस्टेट और ब्लैडर की जो लक्षण होते हैं। स्टोरेज लक्षण में भी क्या होता है कि बंदा यूरिन स्टोर नहीं कर पाता, पेशाब जल्दी जल्दी लगता है, जब जल्दी लगता है रोक नहीं पाता, कभी इतना जल्दी लगता है कि वो लीक हो जाता है, उसे रात में उसे कई बार उठना पड़ता है और वो जैसे दिन में अपने वर्क से डिस्टर्ब होता है, रात में अपनी नींद से डिस्टर्ब होता है। तो वॉइडिंग रुकावट और स्टोरेज यानी कि होल्ड करने के लक्षण में ये 2 मुख्यतः लक्षण। जो लक्षण आपने अभी बताए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला लक्षण कौन सा है? देखिए, दिक्कत देने वाला लक्षण एक्चुअली डिपेंड करता है उस इंसान की लाइफस्टाइल कैसी है और बाय एंड लार्ज चूंकि बीमारी थोड़ी एडवांस एज में ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है 50s में नहीं होती है, और 50s को तो मैं कतई भी एडवांस एज नहीं बोलूंगा, 50s इज फेयरली यंग एज ऑफ। हाँ, तो जब अगर हम रिटायर्ड लाइफ वाले लोगों को देखें जो हो रहे हैं, तो अगर किसी आदमी को, नॉर्मल आदमी को 40 सेकंड लग रहे हैं पेशाब करने में, उसको 60 सेकंड लग गए तो वो ठीक है, स्लो हो रहा है, टाइम लग रहा है, उसको और कुछ करने को ही नहीं है, तो वो उससे बहुत डिस्टर्ब नहीं होता। तो ज्यादा जो डिस्टर्ब होता है वो स्टोरेज सिम्टम से ज्यादा होता है कि जब लगा तो रोक नहीं पा रहे हैं, लीकेज हो रहा है या रात में बार बार उठना पड़ रहा है। उसमें रात में उठने से ये दिक्कत होती है कि उसे नींद नहीं आ पाती, अगले दिन वो टायर्डनेस और लेथार्जिक फील करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी और रात
फ्रीक्वेंसी दिन में होती है तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रात में होते हैं उसे नॉक्टूरिया बोलते हैं। तो रात में अगर अधिक पेशाब जाएगा तो वो नींद में, ये ज्यादा इंसान को तंग करते हैं। जी जी। अब जब बीमारी है तो इसका कोई ना कोई इलाज भी जरूर होगा, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ जो ट्रीटमेंट हमारे सामने अभी अवेलेबल है बीपीएच को लेकर, वो कौन कौन से हैं? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जब हम बीपीएच का ट्रीटमेंट देखते हैं तो सबसे पहले तो पेशेंट को सिम्टम होनी चाहिए। 50% तो पेशेंट तकलीफ होना चाहिए। अगर पेशेंट को तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर को तकलीफ लेने की कोई मोटे तौर से आवश्यकता नहीं होती है। तो पेशेंट तकलीफ इन्हीं दोनों ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ बताएगा। वो तकलीफ हो सकती है उसको टेंशन ज्यादा हो, उसको इतनी तकलीफ, तो यू हैव टू एसेस। उसके कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स भी आते हैं जिसमें वो खुद अपने अपने आंसर देता है, हम स्कोर कर सकते हैं और स्कोरिंग से पता चल जाता है इसके सिम्टम्स कितने सीवियर है। जी। सेकेंडली हम कुछ टेस्ट कराते हैं। बेसिकली बीपीएच में हम लोग एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक यूरोफ्लो देखते हैं कितने स्ट्रीम खराब है, और एक कैंसर के लिए टेस्ट कराते हैं पीएसए। अगर उसकी बात होगी तो बाद में करते हैं। तो अगर इनमें पीएसए ठीक है और अल्ट्रासाउंड में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा तो यूरोफ्लो एक मापदंड हो जाता है कि फ्लो कितना। अगर 60% या उससे अधिक रुकावट आ रही है यूरोफ्लो में तो हम थोड़ी सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं, और उससे कम रुकावट है तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाती है। तो जो डिसीजन होता है वो पेशेंट के लक्षण और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर होता है, पर मुख्यतः 4 लक्षण, 4 तरीके इलाज के। पहला इलाज है कुछ ही नहीं कर रहे हैं, हमने देखा पेशेंट के लक्षण बहुत माइल्ड हैं, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हम उसे लाइफस्टाइल चेंज, रात में ज्यादा जा रहा है, हमने कह दिया भाई शाम को थोड़ा पानी कम कर लो, चाय कॉफी कम कर लो, अगर वो रात को अल्कोहल लेने का आदी है तो भी थोड़ी अल्कोहल की मात्रा या उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर लो। तो थोड़ा लाइफस्टाइल, या कॉन्स्टिपेशन बड़ा कॉमन है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको यूरिन की दिक्कत बढ़ जाएगी, तो हमने उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लिया, उसका इनटेक थोड़ा बैलेंस कर लिया। तो वॉचफुल वेटिंग है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, इससे काफी लोग इससे भी ठीक हो जाते हैं। जी। दूसरा ग्रुप हो जाता है जो काफी अब लार्ज ग्रुप है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत अच्छी दवा अवेलेबल है, और दवाओं से दवा भी 2 कैटेगरी की, एक अल्फा ब्लॉकर जो मुख्यतः वो वॉइडिंग जो रुकावट वाले सिम्टम्स पे काम करती है, और दूसरा एक है जिसे अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, ये भी प्रोस्टेट को थोड़ा श्रिंक करा लेती है। तो ये 2 दवा बहुत अब पोटेंट और बहुत असरदार दवा हैं, और जितनी हम लोग सर्जरी आज से 20-25 साल पहले करते थे उससे कहीं कम सर्जरी अब करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंट्स इन दवाओं से काफी अच्छा महसूस करते हैं और दे आर एबल टू अवॉइड सर्जरी। पर हाँ, ये दवा लॉन्ग टर्म है, जैसी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवा चलती रहती है, ये दवा भी प्रोस्टेट की चलती रहती है। तीसरा एक है मिनिमली इन्वेजिव तरीका, जिसमें हम बिना मेजर कोई सर्जरी करे हुए प्रोस्टेट का इलाज कर सकते हैं। इसमें बहुत प्रोसीजर्स आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं। इसमें कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिस विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, कि हम कहें जी पिछले 20 साल से 25 साल से ये चल रहा है। एक समय में हीट वेव थेरेपी, थर्मोथेरेपी स्टार्ट हुई कि वो प्रोस्टेट को थर्मो जैसे माइक्रोवेव में से हीट कर दिया, वो श्रिंक हो जाता है। आजकल भी 2-3 बड़ी पॉपुलर विधि हैं जो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में स्टार्ट हुई है। एक को एक्वा एब्लेशन बोलते हैं, जिसमें पानी के जेट से प्रोस्टेट को करते हैं, अल्ट्रासाउंड एनर्जी से प्रोस्टेट को इवेपोरेट करते हैं। तो ये वाली टेक्निक्स हैं, पर ये है अवेलेबल। ये बेसिकली उनके लिए जो सर्जरी लायक नहीं है या सर्जरी कराना नहीं चाहते और वैसे इंडिकेटेड है सर्जरी के लिए, तो ये मिनिमल, पर दे आर नॉट जिसे कहेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड। पर हाँ, अगर कोई चाहता है कि मैं सर्जरी अवॉइड करना चाहता हूँ, दीज टेक्निक्स आर। आजकल एक और टेक्निक आ गई जहाँ स्टेपल की तरह यूज करते हैं, वो प्रोस्टेट को स्टेपल कर देते हैं, तो प्रोस्टेट कंप्रेस हो जाता है, तो वो रास्ता खुल जाता है। तो these are all techniques, and finally we come to the surgical. ट्रेडिशनल तो ओपन सर्जरी हुआ करती थी, वो पेट पे एक चीरा लगता था और फिर ब्लैडर को खोलते थे, डायरेक्ट प्रोस्टेट को जाके प्रोस्टेट फिर ऑपरेट करके निकालते थे। पर वो अब ऑलमोस्ट इतिहास के पन्ने पे हार्डली एवर कभी हम लोग को वो सर्जरी करने की अब जरूरत पड़ती है ओपन। अब जो सर्जरी होती है वो दूरबीन विधि से होती है, और दूरबीन विधि से जिसको जो ट्रेडिशनल चला रहा है 19 करीब 50-60 साल से, जिसे ट्यूआरपी ऑपरेशन बोलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट से प्रोस्टेट के छोटे छोटे चिप्स काट के बाहर लगाते हैं। अब वो इवॉल्व हो गया है एक लेजर ट्रीटमेंट में, जिससे हम लेजर इन्यूक्लेशन करते हैं, जहाँ पूरे प्रोस्टेट को ओपन सर्जरी की तरह उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर अंदर एक और मशीन से उसके छोटे पीस करके बाहर निकाल लेते हैं। और तो ये बेसिकली टेक्निक्स हैं मिनिमली इन्वेजिव और ओपन सर्जरी। जी,
लास्ट, क्योंकि अभी कोविड-19 का वक्त है और मैं ये सवाल अगर आपसे ना पूछूं तो शायद ये बात पूरी नहीं होगी कि इस कोविड-19 पैंडेमिक सिनेरियो में कुछ खास चीजें जिनका ध्यान रखना हर इंसान को बहुत जरूरी है। वेल, कोविड जो प्रोबेबली हमारे आप लोग मीडिया में और सोशल मीडिया पर, गवर्नमेंट अपने वेरियस पोर्टल्स पर, हेल्थ केयर वर्कर्स जहां पॉसिबल है, और बेसिकली हर लोग कह रहे हैं जो बेसिक चीजें। और कोविड में भी हम लोग ने पिछले मार्च से लेके अब तक हम लोग सीख ही रहे हैं, क्योंकि जब मार्च में स्टार्ट हुआ किसी को कोविड के बारे में ज्यादा, ना तो वायरस के बारे में वो कैसे आगे चलेगा ज्यादा आइडिया नहीं था, और हम लोग के ट्रीटमेंट्स भी ओवर द लास्ट, अब पिछले 2-3 महीने से बहुत स्टैंडर्डाइज सा ट्रीटमेंट हो गया है। पहले कोई दवा दे, जैसे स्टेरॉइड था, शुरू में मंथ्स में ये होता था कि स्टेरॉइड कुछ ही दे दो, स्टेरॉइड मत देना। अब सिक पेशेंट में स्टेरॉइड इज द आंसर। तो ये ऑब्वियसली ट्रायल एंड एरर इज अ क्रूड वर्ड, लेकिन आदमी सीखता अपनी गलतियों से और भुगतने से ही सीखता है। तो अब ट्रीटमेंट थोड़ा डिफाइन हो गया है, पर उस नौबत तक ना पहुंचे तो जो सिंपल काम करना है कि प्लीज 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 मास्क जरूर पहने, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। और अभी हम लोग वेस्टर्न यूरोप और कंट्रीज अपना सेकेंड वेव देख रही हैं, हमारा फर्स्ट वेव अब खत्म हो रहा है, तो डर लगता है कुछ टाइम में हम सेकेंड वेव से जूझेंगे। और सेकेंड वेव जो यूरोप में हो रही है वो फर्स्ट वेव ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो बाय दैट स्टैंडर्ड इंडिया में भी ज्यादा लोग इफेक्ट होंगे। तो हम ये ना सोचें कि अब हम लोग 90-95 हजार से हम लोग 50 हजार पर आ गए हैं डेली फिगर, तो हमारा क्राइसिस खत्म हो गया, पर अभी एक सेकेंड वेव आ सकती है। तो कोविड के लिए मास्क पहनना, और मास्क पहनने का भी तरीका जरूर है, क्योंकि अगर मैं सड़क पे देखता हूँ कोई अपनी चिन पे, ठुड्डी पे पहन रहा है, कोई थायराइड ग्लैंड पे पहन रहा है, हर जगह पहनेंगे एक्सेप्ट नाक और मुंह पे। तो प्लीज अपनी नाक, हाँ, तो प्रॉपरली मास्क पहने, और एक बार मास्क पहने तो बार बार उसे टच ना करते रहे। मैं बहुत लोगों को देखा, इवन जब मैं स्पेशली मीडिया पे देखता हूँ तो लोग बार बार अपने, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो मीडिया वाले लोग ही हो, जर्नलिस्ट हो, लोग अपने मास्क बहुत टच करते रहते हैं। तो वो अगर लूज मास्क होगा तो वो लूज करेगा, बोलने से ऊपर नीचे मूव करता है, तो उस पर इट शुड बी अ वेल फिटिंग मास्क। नोज क्लिप को नोज पे लगा के रखे तो स्लाइड ना करे, और बार बार टच ना करते रहे। अगर हमें किसी कारण टच भी करना पड़ा तो फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है अपना हाथ को रेगुलर वॉश करना। हाँ, सैनिटाइज करें विद 70% अल्कोहल और मोर, या साबुन पानी इज गुड एनफ, अगर साबुन पानी, आइदर ऑफ देम। तो सैनिटाइज थोड़ा हाथ ड्राई करता है, साबुन पानी इतना नहीं करेगा। तो और ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाले एरिया अवॉइड करें। हम लोग सब बोर हो गए 8-9 महीने से, वो जो हमारी सोशल लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई है, पर अभी थोड़े दिन और शायद संयम रखने की जरूरत है। और जब मिलें भी तो थोड़ी दूरी से मिलें, हाथ धोते रहें और मास्क पहने। आई थिंक यही 3 चीजें हैं जो हमें कोविड से बचा सकती हैं। और उम्मीद ये करता हूँ जैसे 99% लोग तो कोविड से ठीक हो ही जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत थोड़ा परसेंटेज लोग के लिए वो घातक सिद्ध हो सकती है, तो हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, तो वही बेस्ट ऑप्शन। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल फॉर जॉइनिंग अस इन द बिग स्पॉटलाइट एंड शेयरिंग ऑल दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरजी योगी, अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट।